अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई कहानी के साथ। मेरा निकाह मेरे चचा सास से हुआ था और हम एक ही घर में रहते थे। रोज़ सब सो जाते तो वो मुझसे मिलने आता। एक रोज़ जज्बात से बेकाबू होकर उसने मेरे साथ मेरे कमरे में खौफ से सिमटी बैठी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही फैज़ान का फ़ोन आया कि वो मेरे कमरे में आने वाला है। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल दूँ। वैसे तो वो मेरा शौहर था, मेरा महरम था, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी और यही चीज़ मेरे डर को हवा दे रही थी। किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो कितनी बातें बनेंगी, और खुदा ना करे अगर वो अपनी हुदूद तजावुज़ कर गया और मैं हामिला हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं इससे उम्र में 2 साल बड़ी थी, इसलिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखती थी, लेकिन वो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता था। वो भी जवानी की दहलीज पर था और इस वक्त हर लड़कों के जज्बात मुँह ज़ोर घोड़े की तरह बेलगाम हो जाते हैं। ऐसा ही हाल मेरे शौहर फैज़ान का भी था। वो मेरे चचाज़ाद था और हम दोनों एक ही घर में रहते थे, इसीलिए मुझे खौफ आ रहा था। मैं घड़ी की तरफ देखा तो वो 1 बज रहा था। मैं इतना तो नहीं जानती थी कि घर में सब सो गए होंगे, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। फैज़ान अंदर दाखिल हुआ। ज़रा चौड़ी जसामत, दूध या से भी ज़्यादा सफ़ेद रंग, जिस पर सुर्ख माइल शामिल थे, और इसमें जेल के बताए बाल पुरकशिश मर्द थे। मेरे नसीब में बहुत हसीन मर्द आया था। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती थी, लेकिन अभी जो वो करने जा रहा था ये चीज़ मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो कमरे में आया और आते ही अपनी बाहों में भर लिया। मैं फ़ौरन ही इससे दूर हटती हुई बोली, प्लीज़ फैज़ान, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें इस कमरे में देख लिया तो न जाने क्या सोचेंगे। तुम क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? जो कुछ होगा, दिन बाकी हैं। रुखसती हो जाए अब फिर अपने सारे अरमान निकाल लेना। मैं उफ़ नहीं कहूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बख्श दो। जबकि वो फ़ौरन ही मेरे जबड़े को अपनी आहानी गिरफ्त में थामा हुआ था और बहुत ही कोई ऊपर की ऊँची हुई चीज़ पहले ही कहा कि निकाह कर लो। मैंने निकाह कर लिया। अब मुझे तुम अपने करीब भी नहीं आने देती। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो बहुत अजीब से लहजे में आज बात कर रहा था, वरना तो हमेशा के लिए तुमसे मुखातिब होता था। तो फ़ौरन इसके गाल पर हाथ रखे और बोली, मेरी जान, तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अगर इस पहर तुम्हें मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं, कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त का तो ख्याल रखो। तुम्हारी बीवी हूँ यार। अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा तो लोग सौ की तरह बातें करेंगे। तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे सबकी निगाहों में शर्मिंदा करना चाहते हो? जबकि फैज़ान फ़ौरन ही मेरा सर हाथ झटकते हुए बोला, ज़्यादा बकवास नहीं करो। सब सो चुके हैं। मैं देख कर आया हूँ। कोई भी लाउंज या ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं है। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं और अब मैं तुम्हारी बाहों में आराम करूँगा। ये बोलकर उसने अचानक ही मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, जबकि मैं इसे खुद से दूर करने लगी कि हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जबकि वो धीरे धीरे अपनी हुदूद तजावुज़ करता जा रहा था। इसके जज्बात बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे थे और मेरी जान हवा में हो गई थी। मुझ पर बिल्कुल भी मस्ती तारी नहीं हो रही थी, बस मैं खौफ में लरज़ रही थी। मुझे एक डर था, खुदा ना करे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन वो सुनने का रवादार ही नहीं था। फिर अचानक ही उसे गुस्सा आया। मैंने घुमाता हुआ सन्नाटेदार चमाटा उसके चेहरे पर रसीद कर दिया, जबकि वो हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रख कर बैठा और मुझे देख रहा था। इसको बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि मैं इस पर हाथ उठाऊंगी, जबकि खुद हैरान थी कि मैंने भी क्या कर दिया। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने मुझे झटका और तन फन करता हुआ मेरे कमरे से निकल गया। मेरी जान पर बन आई थी। मैं ये क्या कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरा शौहर था, मेरा मिजाजी खुदा था। अगर वो मुझसे अपने हुकूक चाहता तो मैं चाहिए थे कि मैं दे दूँ। अजीब अजीब से ख़यालात मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। अगर इसने मुझसे तलाक दे दी तो क्या मुझे भी मेरे ख़िलाफ़ अपनी माँ को बोल दिया, या मेरा
क्या बनेगा, सारी ज़िंदगी मुझ पर इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, कहीं ये मुझसे इंतकाम तो नहीं लेगा। ये बातें मेरे दिमाग में आते ही मेरी जान निकलने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। काफ़ी देर में कमरे में बैठी रही, सोचती रही और आखिर में थक हार कर रोने लग गई। मेरी बेबसी आंसू की सूरत में मेरे आंखों से बह रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही और आखिर में थक हार कर सो गई। अगली सुबह मेरे लिए बहुत बुरी साबित हुई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सामने वो मुंह बनाकर बैठा हुआ था जबकि डाइनिंग पर खाना इसकी बहन लगा रही थी, वरना तो ये मेरा काम था। सुबह सबसे पहले उठकर मैं इसके लिए नाश्ता बनाती और इसके सामने रखती, लेकिन आज इसकी बहन नाश्ता बनाया था देखकर मेरी हंसी सी बन गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं क्या करती, मैं खुद की हिफाजत करने के चक्कर में इसको नाराज़ कर गई थी। मैंने खामोशी से जाकर इसके पास भी बैठ गई जबकि मेरे बैठने की देर थी कि वह इधर उधर नाश्ता छोड़कर ही घर से बाहर चला गया था। जबकि मैं इसे मनाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक चुप होकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रही थी। इसकी बहन शायद चाय लेने के लिए गई थी। वो जब बाहर आई तो चुप फुकरी से बोली, भाभी भाई कहाँ हैं? मैंने बाहर की तरफ इशारा कर दिया जबकि वो रूठे हुए अंदाज में बोली, अच्छी भली मैं सो रही थी, आकर मुझे बेदार किया कि नाश्ता दे दो और अब दे रही हूँ तो साहिब बाहर चले गए। आज तो इनके मिजाज ही नहीं मिल रहा है। वैसे क्या आप दोनों के बीच लड़ाई वगैरह हुई है? जबकि मैंने फ़ौरन झप गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घर वालों को फ़ौरन ही पता चल जाएगा। मैंने फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाया। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए इसने तुमसे कह दिया होगा। इसके बदले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आओ तुम मेरे पास बैठ जाओ। जबकि वो इनकार करते हुए अपने कमरे में चली गई कि नहीं, अभी इसे और सोना है। जबकि मैंने भी इसे फोर्स नहीं किया क्योंकि मेरा खुद मूड हद दर्जा ख़राब था। सारा दिन इधर उधर ही फिरती रही। वो घर आया ही नहीं। इसकी अम्मी ने भी कई बार मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें मालूम है कि फैज़ान कहाँ पर है? जबकि मैंने सबसे लाइल्मी का इज़हार किया था। सबको ही मालूम था कि फैज़ान मुझको टूट कर चाहता है और हर बात मुझसे ही कहता है, तो लाज़मन मुझे पता होगा, इसकी गुमशुदगी का भी मालूम होगा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। रात 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ। सब सो रहे थे, बस मैं ही लाउंज में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने दोपहर के वक्त फ़ोन कर अपनी अम्मा को बताया था वो काम पर गया है, रात को देर से घर वापस आएगा क्योंकि फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है। इसको घर में दाखिल होता देखकर फ़ौरन ही खिल उठी और भागकर इसके पास पहुंची जबकि वो मुझे नज़रअंदाज कर अपने कमरे में जाने लगा। मैंने फ़ौरन ही इसकी कलाई थामी और ख़ुद को इसकी तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, प्लीज़ फैज़ान मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मुझे अपनी इस गलती का एहसास है। क्या तुम अपनी मोहब्बत को इस तरह रुस्वा करोगे? जबकि वो मेरा हाथ झटक कर अपने कमरे में चला गया था और मैं इसे बेरुखी से सौ मौत मरी थी। मैं इतना तो जानती थी कि कहानी बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे इसे बहुत मुश्किल से मनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मनाने के बदले में मुझे खुद अपने आप को सुपर्द करना पड़ेगा। मैं अपनी मोहब्बत को मनाने की खातिर किसी हद तक जा सकती थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि कितनी बड़ी गलती करने वाली हूँ। मैंने फ़ौरन ही इसके लिए ट्रे में खाना वगैरह सजाया और इसके कमरे में पहुँच गई। पूरे घर पर एक दायरा निगाह डाली। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने शुक्र का सांस लिया और फैज़ान का कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो शायद शावर ले रहा था और वो बाहर ही बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला। वो बिना शर्ट के बाहर आया। नीचे इसने टॉवल बांध रखा था। मैंने इसको देखकर फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ी हो गई जबकि वो मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए अपने बाल बनाने लगा। मुझे इसको इस तरह देखना अच्छा तो नहीं लग रहा था और साथ शर्म भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त अगर अपनी शर्म को एक तरफ नहीं रखती तो मसला बन सकता था। कदम ब कदम चलती हुई फैज़ान के पास आई और ख़ामोशी से इसको पीछे से इसके गले लग गई। जबकि एक पल को इसके वजूद को झटका सा लगा जिसको मैंने बखूबी महसूस किया। मैंने इसके सीने में से लगना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहा था। इसने धीरे धीरे मुझे अलहदा किया और ख़ामोशी से सोफ़े पर जाकर बैठकर खाना तनावुल करने लगा। इसके करीब ही कदमों में बैठ गई थी। शायद ये इसको बुरा लगा कि उसने मेरा हाथ
पकड़कर मुझे बराबर में बिठा लिया और मैंने खामोशी से इसके कंधे पर सर रख चुकी थी। मेरी ये खामोशी साफ इशारा दे रही थी कि मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अचानक ही इसने अपना खाना तर्क किया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। मैं जानती थी यही सब कुछ होने वाला है। वो अपने जज्बात को काबू नहीं रख सकता था। मैंने उसे नाराज़ नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे वो मेरे पूरे वजूद पर काबिज होता चला गया। कमरे की लाइट उसने ऑफ कर दी, जिसके पास मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वो आज अपनी हुदूद तजावुज़ कर जाएगा और समझी थी कि थोड़ी देर मेरे करीब रहेगा और सब इसके बाद दूर हो जाएगा, लेकिन आज तो कुछ और ही करने के मूड में था। मैंने एक दो बार इसे रोकना चाहा, लेकिन इसने साफ कह दिया कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ये बात तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो मैं खामोशी से वहीं लेटी रही और अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता रहा। सुबह फजर के वक्त में इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। रात भर की कुर्बत के बाद मेरा वजूद दर्द से कर रहा था। खामोशी से नहाकर वापस सो गई। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ लेती। सुबह मेरे लिए बहुत रोशन साबित हुई। मुझे उठाने के लिए फैज़ान खुद आया। इसने धीरे धीरे मुझे बालों में उंगलियां फेरी, जिसके बाद मेरी आंखें फ़ौरन ही खुल गई थी। वो मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा भरोसा देते हुए बोला, मेरी जान सुबह बखैर, नाश्ता दे दो, मुझे फैक्ट्री जाना है। रात को तुम्हारे साथ खलवत के लम्हात भी तो गुजारने हैं ना। जबकि मैं फ़ौरन ही नाराज़ होती हूँ। इसकी तरफ देखते हुए बोली, कोई नहीं, बस एक दफ़ा और अब दोबारा शादी के बाद। अब तो दोबारा ज़िद नहीं करूँगा, बस तुम्हें मनाने के खातिर मैं इतना कर गई। जबकि वो मुझे नाराज़ देखकर कहके लगाकर बोला, अब तो मैं कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। वो जो सुकून मुझे कल रात महसूस हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। चलो, डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। बार बार बहन को बोलना अच्छा नहीं लगता। जबकि मैं उठा कर बोली, अगर बीवी के नखरे नहीं उठा सकते तो बीवी बनाना क्यों चाहे। चलो, आज तुम्हें नाश्ता बनाकर नहीं दूंगी। जबकि वो अचानक ही मेरे बिस्तर पर लेट गया। मेरी जान में हवा आई और कहने लगी, चलो नाश्ता बनाकर दे सकती हो तो मूड बना लो। धीरे धीरे मस्ती के मूड में आ रहा था। मेरी जान खुश हो गई और इस पर हम दोनों को ऐसी भी हरकत कोई शख्स देख लेता तो बहुत गलत हो जाता। मैं फ़ौरन ही अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम में भागी, जबकि मुझे पीछे इसका कहका सुनाई दिया था। शावर लेते वक्त मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। शायद मैं अभी इसके इस अमल से मुतमईन थी। बाहर आकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा मोबाइल चलाने में मसरूफ़ था तो इसका चेहरा हशाश बशाश था, जबकि मैं भरी निखरी सी मालूम हो रही थी। मेरी अम्मा मेरी जानिब और कहने लगी, हुरिया, ये सब खैर तो है? क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो चेहरे पर? जबकि इनके अचानक बोलने से चौंक गई। मैंने इनकी तरफ देखा और फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसी कोई गलतफहमी हो रही है। जबकि मैंने ख़ुद को फ़ौरन ही संभाल लिया। शायद फैज़ान का रंग मेरे चेहरे पर आ गया था। जबकि मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, रुखसती नहीं हुई, थोड़ा एहतियात क्या करो, खुदा ना करे अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इज़्ज़त पर बात आ जाएगी। जबकि मैं चुप हो गई। अम्मी का अचानक ऐसे कहना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। एकदम ही मेरे दिमाग में अजीब व गरीब वसवसे आने लगे। कहीं उन्होंने मुझे फैज़ान के साथ देख तो नहीं लिया, लेकिन फिर फ़ौरन अपनी सोच में झटक गया, क्योंकि जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुई थी उस वक्त कोई नहीं जाग रहा था। ख़ासकर अम्मी और चच्ची तो खुद देखकर आई थी। मैंने जल्दी फैज़ान के लिए नाश्ता तैयार किया, इसके पास लेकर पहुंची। इसने भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता तनावुल किया। हम दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक भी होती रहती थी, जिससे ज़्यादातर ज़िक्र कल रात का ही था। नाश्ता करके वो काम के लिए जा चुका था, जबकि मैं अपने कमरे में चली गई थी। मुझे अपनी शादी के वो हसीन दिन याद आने लगे जब मेरी और फैज़ान की शादी हुई थी। ये शादी बड़ों की पसंद से की गई थी, लेकिन मैं फैज़ान का भरपूर साथ दिया और मुझसे 2 साल छोटा था और मेरे चाचा का बेटा था। मैंने इससे शादी की फ़ौरन ही एतराज़ किया। मेरा मानना था कि वो छोटा भाई है, मैंने 2 साल छोटे लड़के से शादी नहीं करूँगी, लेकिन घर का रिश्ता था। फिर फैज़ान अच्छा खासा कमाता था। मेरी माँ ने फ़ौरन ही मुझे डांटते और चच्ची की रजामंदी जाहिर की थी। निकाह के बाद मुझे मालूम हुआ था कि
चीज़ की में फैज़ान की रज़ामंदी भी शामिल थी। वही मुझे पसंद करता था और शादी का ख्वाहिशमंद था। शादी से पहले इसकी अम्मी ने इसे बहुत समझाया था कि लड़की 2 साल बड़ी है, लेकिन फैज़ान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इसके सामने बिल्कुल छोटी सी थी। वो दरअसल कद चौड़ी जिस्म और बहुत पुरकशिश मर्द था। इसके सामने तो मैं खूबसूरत सी गुड़िया लगती थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खूबसूरती से बनाया था। पूरे ख़ानदान में सबसे हसीन लड़की थी। तभी तो मुझसे 2 साल छोटा लड़का फ़िदा हो गया था। जब हमारा निकाह हुआ, इसके बाद हम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई और मुझे बहुत पसंद आई थी। फैज़ान ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया था, मेरा बहुत ख़याल किया था, मुझे बहुत ही प्यार दिया था, जिसके बाद मैं फ़ौरन ही इसकी गर्विदा हो गई थी। लेकिन कुछ रोज़ से इसके जज़्बात मेरे लिए बदलते जा रहे थे। वो बात करते करते मेरे वजूद को छूने लगा था। मुझसे मोहब्बत भरी बातों के बजाय गलत बातों की जानिब गामज़न हो जाता। मुझे ये सब कुछ बहुत मायूब लग रहा था। मैं इससे समझाती थी कि अभी हम नहीं कर सकते, हमारी शादी के बाद तुम्हारा जो दिल चाहे कर लेना। उफ़ नहीं कहूँगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कहना था, मैं तुम्हारा महरूम हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता कर थक गई हूँ कि कुछ हदूदें हैं जिसका ख़याल रखना हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो मेरी नहीं सुनता था। वक्त का काम है गुज़र जाना और अपनी रिफ़्त के मुताबिक गुज़रता जाता है। फैज़ान इस रात के बाद मेरे करीब 2 बार आया था। मेरे ख़ुलवत में गुज़ारे लम्हात को आज 2 महीने हो गए थे। मेरी तबीयत अचानक मामूली थोड़ी नासाज मालूम होने लगी थी। बैठे बैठे चक्कर आने लगे, दिल अचानक ही मतलाने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा अम्मा को बता देती हूँ, लेकिन फिर सोचकर खामोश हो गई, वो उल्टा मतलब ना ले जाएं। वैसे भी मुझे हालात बेहतर नहीं लग रहे थे कि एक लड़की को पहले ही मालूम हो जाता है जब वो दोराहे पे गुजरने वाली होती है। और अचानक ही सुबह के वक्त जब अम्मी के साथ खड़ी किचन में नाश्ता बना रही थी, जब इतनी ज़ोर से चक्कर आया कि मेरी जान निकलने के दर्द पर आ गई थी और इस ख़ाफ्ता होकर किचन में गिर पड़ी। मेरी अम्मी और चच्ची सब भी परेशान हो गए थे। घर में एक कोहराम मच गया। फैज़ान भी भागा भागा किचन में आया। वही मुझे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरा मुआयना किया तो जो खबर इसकी माँ को दी, वो सबके होश उड़ चुके थे। मैं एक माँ की हामला थी, जबकि ये सुनकर मेरे तोते उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं। वो तो यही समझी थी कि फैज़ान और मेरी रुखसती हो चुकी है, जबकि मेरी अम्मी और चच्ची ने बात संभाल ली थी। उन्होंने भी यही कहा कि जी बच्चों ने शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। जबकि मेरे माँ बाप मुसलसल घुटती जा रही थी। रास्ते में भी चच्ची और अम्मी की निगाहों से मुसलसल अपने वजूद को आर पार होते महसूस हो रही थी। जबकि फैज़ान के चेहरे पर भी 12 बजे हुए थे। हम दोनों घर आए तो मेरी अम्मा फ़ौरन मुझे कोनी में पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी, जबकि फैज़ान अपनी माँ को देखकर घर से बाहर चला गया। वैसे भी लड़कों के लिए इतना कोई मसले की बात नहीं, असल तो मसला एक लड़की के लिए होता है जब वो रुखसती से पहले हामला हो जाती है। कमरे में लाकर मेरी अम्मी ने मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ रसीद किए और गुस्से में घर्राटे हुए बोली, मैं तुम्हें मना किया था कि ना इस चीज़ का ख्याल रखना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। अब देखो क्या हो गया। जवाब दो कि मैं तुम्हें बाप और चाचा को तुम्हारे बच्चे रात के अंधेरे में ये क्या गुल खिला रहे थे, जबकि मेरी सबकी सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी को क्या बोलूँ। मेरी माँ वहीं सर पकड़ कर बैठ गई थी और रोते रोते कहने लगी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही जाएगी। तुम्हारी चच्ची तुम्हें दिन रात के ताने दे देकर मार देंगी। तुमने इसके बेटे के साथ रुखसती से पहले अपनी आँख में मिटा ली थी। मर जाओ, अल्लाह करे तुम्हें जैसी औलाद मुझे नसीब ही ना होती। मेरे माँ बाप मुझे बद्दुआएं देकर चली गई। जब मैं अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई तो मुझे फैज़ान ने बहुत शिकवे थे। मैंने इससे कितना मना किया था कि अभी तुम नहीं करते। मुझे इस चीज़ का डर था। यही चीज़ मेरे सामने हकीकत का रूप धारे मौजूद थी। चच्ची और अम्मी ने मुश्तरका फ़ैसला कर हम दोनों की रुखसती का ऐलान कर दिया था। चचा और बाबा को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। इनका कहना था पहले फैज़ान अपना घर और गाड़ी ले इसके बाद इनकी रुखसती करवाएंगे। लेकिन चच्ची और अम्मी ने अपने अपने शौहरों को दबे अल्फाजों में समझा दिया था, जबकि मैंने फैज़ान से बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था इस बात
इससे बात करने का हमारी रुखसती बहुत सादगी से कर दी गई थी। रुखसती वाली रात फैज़ान मेरे करीब आने लगा तो मैं फ़ौरन ही इससे दूर हटकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। इस तरह से अपने बड़ों को नाराज़ करके रुखसती नहीं होना चाहती थी। फैज़ान मुझे मनाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको देखना भी नहीं चाहती थी। मैं इसको झटक कर करवट बदल कर सो गई। अचानक ही इसने मेरा रुख अपनी तरफ किया और धीरे धीरे अपने प्यार की बरसात मुझे भिगोने लगा। अभी कब तक नाराज़ रहती, इस चीज़ से तो मेरी रजामंदी भी शामिल थी। मैंने खामोशी इख्तियार करके अपना वजूद इसके सुपुर्द कर दिया था, जबकि इसने मुझे बहुत ही मोहब्बत में समेट लिया। कुछ महीनों बाद अल्लाह ताला ने हमें चाँद जैसे बेटे से नवाजा, लेकिन आज मैं इसको देखती हूँ तो मेरा दिल रो पड़ता है। काश सब कुछ इस तरह ना होता, काश अपने माँ बाप को नाराज़ ना करती। आप सब से भी यही कहती हूँ कि निकाह होते ही बच्चों को रुखसती कर देनी चाहिए, वरना इसके बाद बड़ा मसला हो जाता है। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।